केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा आइडिया देना चाहती हूँ कि हम इस चीज़ में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आपने ना कभी घर पे नोटिस किया होगा कि जैसे मदर्स क्या करती हैं, हमारे जो मम्मा होते हैं वो क्या करते हैं कि मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं। जब हम मिल्क को थोड़े टाइम के लिए थोड़ा वार्म प्लेस पे रखते हैं तो वो मिल्क जो होता है कर्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, या आपने देखा होगा जैसे अगर हम रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने पहले हमारे पास एक सिंपल रबड़ थी, हमने उसको स्ट्रेच किया, जब हमने उसको स्ट्रेच किया ना, आफ्टर स्ट्रेचिंग उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, या फिर क्या होता है, जो हमारा मम्मा कभी बोल देती है कि वाटर में मतलब कि शुगर ऐड करो, तो उसके बाद वो उसमें भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जो शुगर है वो पहले जैसी नहीं रही ना, शुगर डिजोल्व हो गई। तो ये सब क्या है, चेंजेस है। हमने इसी टाइप के चेंजेस के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है, एंड इन्हीं चेंजेस को हमने क्लासीफाई करना है कि कौन से चेंजेस होंगे, इन चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस बोलेंगे। ठीक है, okay, let's start one by one line. Every day you come across many changes in your surroundings. Okay, डेली रूटीन में मतलब कि डेली बेसिस पे आप अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग में चेंजेस को नोटिस करते ही हो। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। ये चेंजेस किसी वन सब्सटेंस में भी हो सकता है, वन से ज़्यादा सब्सटेंसेस में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। ओके, आपकी जो मम्मा है वो आपको बोलते होंगे कि शुगर को पानी में मिक्स करो और एक कोल्ड ड्रिंक बनाओ। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज। जो हमने अब शुगर का सोल्यूशन बनाया है, ये एक टाइप का चेंज है। सिमिलरली, सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। ऐसे ही जब मिल्क को हम कर्ड में चेंज कर देते हैं, जैसे मिल्क को हम वार्म प्लेस पे रखते हैं तो मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है, तो ये भी एक टाइप का चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम्स सॉल्ट। कुछ टाइम क्या होता है, जैसे आपका मिल्क है, वैसे वन डे तक तो हम मानते ही है ना, चाहे समर्स भी है कि वो ठीक रहता है, बट उसके बाद क्या होता है कि वो सॉर हो जाता है, खट्टा हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं पे दूध का मतलब कि जो खट्टापन होता है वो भी क्या है, दूध में किसी टाइप का चेंज आना ही है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। अगर हम किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते खींचते हैं उसको, ठीक है, तो वो भी एक टाइप का चेंज है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। आपने ऐसे ही 10 चेंजेस को मतलब कि बताना है, और ऐसे 10 चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। इस चैप्टर में अब हम क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, एंड उन एक्टिविटीज में ये देखेंगे कि उस चेंज का नेचर क्या है, कि वो फिजिकल नेचर का है या फिर केमिकल नेचर का है। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल या फिर केमिकल। कि जो कुछ भी चेंज होता है, ठीक है, वो दो टाइप्स का हो सकता है, तो फिजिकल चेंज होगा या फिर केमिकल चेंज होगा। अब जैसे हमारे पास ये क्या दिखाया हुआ, आपको ये पेपर पीसेस दिखाया हुआ है कि आपके पास ऐसा पेपर था, आपने उसमें से वन पार्ट, आपने पहले आपके पास ये फुल पेपर था, उसमें से आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब उन 4 इक्वल पार्ट्स में से आपने वन पार्ट लिया, वन पार्ट के द्वारा फिर 4 इक्वल पार्ट्स बनाए। ठीक है, फिजिकल चेंजेस एक्टिविटी 5.1 क्या है, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। पहले तो आपने क्या किया, एक पेपर को 4 स्क्वायर पीसेस में ऐसे कट किया। कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। अब जैसे ये ईच स्क्वायर पीस था, इसको आपने दोबारा फिर 4 स्क्वायर पीसेस में कट किया। ले दिस पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। अब आपने क्या करना है, ये जो पीसेस मतलब कि जो पीसेस थे, आपने इसको किसी फ्लोर पे या फिर किसी टेबल पे इनको ऐसे ही मतलब कि दोबारा से ऐसे इनको कंबाइन करने की कोशिश करने की, जिससे वो ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर जैसा बने। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। ये तो श्योर है ना कि मतलब आप इसको दोबारा से ओरिजिनल पीस जैसा तो नहीं बना सकते, बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ तो चेंज आया ही है पेपर की। ठीक है, वो क्या कहना चाहते हैं कि जैसे आपने एक पेपर लिया, उसको पहले 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया,
फिर आपने उसके बाद उन 4 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को दोबारा फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, अब ये जो सब है ना आपके पास, जितने भी अब ये पेजेस बन गए हैं, जितने भी इसके ये पार्ट्स बन गए हैं पेज के, अब आप इसको दोबारा से एक जैसा करना चाहते हो, मतलब कि आप पहले जैसा पेपर बनाना चाहते हो, तो पहले जैसा तो नहीं बनेगा ना ये। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए हैं। एक्टिविटी 5.2 के आपके पास, कोलेक्ट द चौक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चौक बोर्ड इन योर क्लासरूम। अब आपने क्या करना है कि जैसे आपकी जो मैम है, क्लास टीचर है, जब वो आपके उस पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो आपका जो चौक का डस्ट होता है ना, वो आपके फ्लोर पे, नीचे फर्श पे गिर जाता है आपके चौक बोर्ड के पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट। या आप क्या कर सकते हो, आपने एक चॉक लेना है, उसको आपने मतलब कि इसको पीस देना, उसको क्रश कर देना है मतलब डस्ट में। ठीक है, ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। अब आपने इसमें क्या करना है, थोड़ा सा वाटर उसमें ऐड करना है डस्ट में, ठीक है, जिससे वो एक पेस्ट बन जाए। रोल इट इनटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चॉक। अब आपने उसको मतलब कि ऐसे ट्राई करना है, रोल करना है उसको आपने ऐसे राउंड राउंड, कि जिससे वो दोबारा से चौक बन जाए। लेट इट ड्राई। अब आपने उसको ड्राई होने तक वेट करना है। डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट? क्या आप दोबारा से वैसा ही चौक बना पाओगे जैसे पहले था? नहीं बना पाओगे ना कुछ तो उसमें चेंजेस आए हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ, क्या यहाँ पे किसी और न्यू चीज का फॉर्मेशन हुआ है? यहाँ पे नहीं हुआ ना, किसी न्यू चीज का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ यहाँ पे। सिर्फ आपने चौक लिया, चौक को आपने दोबारा से उसको मतलब कि पेस्ट बनाया चौक का। अब उसमें आप वाटर डाल रही हो, दोबारा से उसको चौक बनाने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, बट यहाँ पे किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा ना। ऐसे ही जो आपकी एक्टिविटी 5.1 थी, वहां पे भी किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या आया था एक्टिविटी 5.1 में, उसके साइज में चेंज आ गया था। ऐसे ही एक्टिविटी 5.2 में भी क्या होगा, उसकी साइज वगैरह में ही, साइज में उसकी शेप में चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी 5.3, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। अब आपने क्या करना है, आइस लेनी है किसी ग्लास या प्लास्टिक टम्बलर में। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अब आपने क्या करना है कि जो आपने आइस लिया है, उसमें से थोड़ा सा आइस आपने पिघलने देना, मेल्ट होने देना सन की प्रेजेंस में। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपके पास थोड़ा आइस है, उसमें थोड़ा वाटर है। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। अब आपने क्या करना है, इस टम्बलर को फ्रीजिंग मिक्सचर में रखना है, आइस में और कॉमन साल्ट में। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? क्या अब जो पानी है वो दोबारा से सॉलिड आइस बन जाएगा? ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 5.4। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। यहाँ पे आपने क्या करना है, कुछ पानी को क्या करना है, बॉयल करना है किसी कंटेनर में, किसी मतलब कि किसी भी चीज़ में, जैसे आप बॉईल करते हो, जैसे घर में सुबह सुबह बॉईल करते हैं वाटर वगैरह। डू यू नो, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर? आपने देखा होगा ना कि जो स्टीम होती है उससे धुआं, स्टीम होता है धुआं निकल रहा होता है वाटर के सर्फेस से। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर जहाँ से स्टीम जा रही है ना, स्टीम के ऊपर आपने एक इन्वर्टेड करके पैन मतलब कि रख देना है, कि जिससे वहीं पे वो स्टीम जो है वहीं पे एब्जॉर्व हो जाए। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। अब आपने पैन की इनर सरफेस को ऑब्जर्व करना है। अब आप क्या देखोगे, पैन पे क्या ना थोड़ा थोड़ा सा पानी की बूंदे सी नजर आएंगी आपको। ठीक है, डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर? यस, है ना, वहाँ पे पानी की बूंदे आ जाएंगी। एक्टिविटी 5.5, hold a used hacksaw blade with a pair of tongs. Keep the tip of the free end of the blade on the gas stove. Wait for a few minutes. होल्ड आ यूज्ड हैकसा ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। अब आपने एक ब्लेड लेना है एंड उसको मतलब कि एक किसी चीज़ की पेयर ऑफ टोंग्स की हेल्प से उसको होल्ड करके रखना है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। एंड जो आपका फ्री एंड है उसको आपने गैस के स्टोव की साइड मतलब फ्लेम पे रख देना है। कीप वेट फॉर अ फ्यू मिनट। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज? जो ब्लेड की टिप है उसका कलर चेंज हो जाएगा ना। मतलब आप ऐसे सपोज करो आपके पास एक ब्लेड है और आपने उसको गैस स्टोव के ऊपर रख दिया। ठीक है, जो मतलब कि जो आपने उसको गैस स्टोव के ऊपर रखा है उसका कलर जो है ना ब्लेड का वो चेंज हो जाएगा। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम।
अब आपने जो ब्लेड है वो वहां से फ्लेम से रिमूव कर देना। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अब आपने कुछ टाइम के बाद देखना है क्या होगा। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, वो अपना बैक आ जाएगा ना ओरिजिनल कलर में। इन एक्टिविटी 5.1 and 5.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size। ठीक है, जैसे आपने जो एक्टिविटी 5.1 एंड 5.2 की थी, वहां पे क्या आएगा, चाहे आपका चौक है चाहे पेपर, दोनों के साइज में चेंज आ जाएगा। जैसे आपका पेपर था, पहले फुल पेपर था, अब मैंने इनको कट किया पीसेस में, तब इसके पीसेस छोटे हो गया ना, साइज चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो चौक था, वो डस्ट हमने ली, उसे दोबारा से चौक बनाने की कोशिश की, बट वो सेम वैसा शेप या सेम साइज का नहीं बन सकता जैसे वो पहले था। ठीक है, ये यहाँ पे लाइन लिखी हुई है। ओके, जस्ट अ मिनट। In activity 5.3 and 5.4, water change its state from solid to liquid or from gas to liquid। आपकी जो एक्टिविटी 5.3 एंड 5.4 है, वहाँ पे क्या है, वाटर जो है उसने अपनी स्टेट में चेंज किया है। वाटर ने अपनी स्टेट में चेंज किया है ना। 5.3 में देखो यहाँ पे क्या था कि आपने जो आइस थी वो ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर में थी, उसको आपने मेल्ट किया तो वो क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, जब आपने उसको दोबारा से मिक्सचर वगैरह बनाया, ठीक है, तो अब वो दोबारा से मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल जो वाटर है उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है। पहले वो आइस थी, सॉलिड था वो उस टाइम जब वो आइस थी, वो जब हमने मेल्ट किया सन की प्रेजेंस में तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो इट मीन्स क्या हुआ, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आइस है उसकी स्टेट में, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, इन एक्टिविटी 5.5 द हैक्सा ब्लेड चेंज्ड कलर हो रही थी। और आपकी जो एक्टिविटी 5.5 है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका ब्लेड है, जब आपने उसको मतलब कि ऐसे फ्लेम पे रख के जब आपने उसको गर्म किया, ठीक है, जब आपने उसको वार्म किया, ठीक है, जब आपने उसको फ्लेम पे रखा तो उसका क्या हुआ, कलर में चेंज आ गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस और कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जितना भी मतलब कि चेंजेस आए हैं, चाहे आपके पेपर के साइज में चेंज आया है, ठीक है, चाहे आपकी आइस की स्टेट में चेंज आया कि पहले वो सॉलिड थी जब आइस था, ठीक है, वो लिक्विड हो गया जब वो मेल्ट होके वाटर बना। ठीक है, ये सब क्या आपकी उसके वाटर की स्टेट में चेंज आया। या जैसे आपने पहले ब्लेड को जब आपने फ्लेम पे रखा तो उसके कलर में जो चेंज आया, ये सब साइज में चेंज आना, ठीक है, किसी भी चीज़ के सिर्फ कलर में चेंज आना, उसकी शेप में चेंज आना, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये सब क्या है, किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस और कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ की शेप में चेंज आना, साइज में चेंज आना, उसकी कलर में चेंज आना, या स्टेट ऑफ सब्सटेंस में चेंज आना, जैसे आइस का वाटर बनना, वाटर का आइस बनना, या फिर वाटर का इवेपोरेट होकर वेपर्स में कन्वर्ट होना, ये सब क्या है, सब्सटेंसेस के स्टेट में चेंज आया। तो ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change। ठीक है, मतलब कि वो चेंजेस जिसमें किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, तो उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। और फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। एंड जो फिजिकल चेंज होता है वो जनरली रिवर्सिबल होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट नहीं, कि ऑलवेज नहीं, कि ऑलमोस्ट चेंज होता है। ध्यान से सुनो कि जो फिजिकल चेंज होता है ये जनरली रिवर्सिबल होता है, मतलब कि मोस्टली रिवर्सिबल होता है, ऑलवेज नहीं। ठीक है, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। एंड फिजिकल चेंज में क्या होता है, कभी भी किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। या तो क्या होगा कि वो चीज़ दोबारा से वैसी ही बन जाएगी, या फिर उसमें कोई और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि किसी भी चीज़ की साइज, शेप, कलर या उसकी स्टेट में, सब्सटेंस ऑफ स्टेट में चेंज आता है। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। अब जैसे आइस थी, आइस मेल्ट होके आपकी क्या बन गया, वाटर बन गया। अगर मैं वाटर का दोबारा फिर फ्रीज करूँगी तो वो दोबारा फिर आइस बन जाएगा। ठीक है, और ये जो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं ये जनरली रिवर्सिबल होते हैं। एंड फिजिकल चेंजेस में कभी भी किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में। नाउ वी शुड स्टडी विद
नाउ वी शैल स्टडी अबाउट केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंज में क्या होता है? अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. या मतलब कि आपने एक चेंज देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन. हम बोलते हैं ना कि जो लोहा होता है, लोहे पे जंग लग जाता है, ठीक है ना. लोहा मीन्स आयरन, आयरन पे जंग लगना मीन्स रस्टिंग हो जाना, ठीक है. A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. जो rusting of iron है, ये क्या है? केमिकल चेंज है. rusting of iron means जो आयरन पे जंग लग जाता है, जो लोहे पे जंग लगता है. if you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. अगर आप कभी भी आयरन के किसी भी पीस को बिल्कुल ही ओपनली रख लेते हो कुछ टाइम के लिए, तो उस पर क्या होता है? एक ब्राउन कलर की ना फिल्म, एक ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है ऊपर तक. इस पे ब्राउन कलर का डेपोजिशन हो जाता है ऊपर, ब्राउन कलर वहाँ पे ऊपर दिखने लग जाता है आपको. दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट. एंड इसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? जो वहाँ पे ब्राउन कलर आपको उसके ऊपर कुछ दिखने लगा है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोल देते हैं. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग. द रस्टिंग ऑफ आयरन. Iron gates of parks or farmlands, iron banks kept in lawns and gardens. Almost every article of iron kept in the open get rusted. आपने देखा होगा आयरन गेट्स और पार्क्स, जो हमारे पार्क्स वगैरह होते हैं सोसाइटी में, उनके जो आयरन गेट्स होते हैं, या फिर जो हमारी फार्म लैंड्स होती है, ठीक है ना, या जो आयरन के बेंचेस होते हैं लॉन्स में या गार्डन्स में, ठीक है, या जितना भी आयरन का आर्टिकल होता है जो ओपन प्लेसेस में हम ऐसे ही रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? वो क्या होता है? रस्ट हो जाता है. मतलब कि उन सब पे क्या आती है? एक ब्राउनिश कलर की कोटिंग हो जाती है ऊपर. एट होम यू मस्ट हैव सीन शोवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम्स. हमारे घर पे वो होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग. मतलब देखो जैसे आप वो होते हैं ना, जैसे खोदने के लिए, हमारे पास मिट्टी को खोदने के लिए, मिट्टी को हटाने के लिए जितने भी हमारे पास शोवेल्स एंड स्पेड्स वगैरह होती हैं, वो सब क्या रस्ट हो जाते हैं, उन सब पे भी क्या आता है? रस्टिंग हो जाती है. ओके. In the kitchen, a wet iron pan often gets rusted if left in the state for some time. आपने किचन में भी देखा होगा कि जो हमारा आयरन पैन होता है, मतलब कि जो हमारा तवा होता है, उस पर भी रस्ट लग जाता है अगर हम उसे काफ़ी टाइम तक या कुछ टाइम हम उसको ऐसे ही, मतलब कि उसी के प्लेस में ऐसे ही पड़ा रहने, उसको यूज़ ना करें. रस्ट इज़ नॉट आयरन. ये याद रखना है कि जो रस्ट है वो आयरन नहीं होती. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिटेड. ये क्या होता है? आयरन के ऊपर डिपॉजिट होती है, आयरन के ऊपर जमा हो जाती है. रस्ट आयरन नहीं है, आयरन के ऊपर रस्ट डिपॉजिट हो जाती है. Let us consider a few more changes where new substances are formed. हमने अब किसी और न्यू सब्सटेंसेस के बारे में भी यहाँ पे देखना है. ओके. एक्टिविटी 5.6 आपकी 5.6. अब मैं यहाँ पे आपको एक्टिविटी 5 कुछ एक्टिविटीज़ की हेल्प से आपकी बुक में जो केमिकल चेंजेस हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. ये आपकी जो एक्टिविटी है 5.6, ये याद रखना है कि जो बर्निंग मैग्नीशियम रिबन होता है उसको, मतलब हमें ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही विद आर आइज, नेक्ड आइज से हमें उसको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी आइज के लिए अच्छा नहीं होता. ठीक है. अब हमने एक्टिविटी 5.6 को मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी. गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम. अब आपने क्या लेना है? एक छोटा सा मैग्नीशियम का रिबन लेना है. क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर. अब आपने इसको क्लीन करना है सैंड पेपर की हेल्प से. ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम. अब आपने क्या करना है? इसकी जो मैग्नीशियम रिबन है इसको थोड़ा आपने कैंडल की फ्लेम के पास लाना है. इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट. इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट ब्रिलियंट वाइट लाइट. जब ये बर्न होता है तो यहाँ पे एक वाइट कलर की लाइट का प्रोडक्शन होता है, मतलब कि आपको वाइट कलर की लाइट यहाँ पे दिखती है. ठीक है. ब्रिलियंट वाइट लाइट. ओके. जैसे यहाँ पे आपको शो भी किया हुआ है. व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश. एंड जब ये कम्प्लीटली बर्न हो जाता है, जब ये कम्प्लीटली जल जाता है, तो आपको एक यहाँ पे ऐश, मतलब कि राख भी मिलती है बाद में. समझते हो ना? राख. डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन. अब जो आपके पास जो ऐश मिली आपको बाद में, जो पाउडर मिला है वहाँ पे आपको, क्या वो सेम मैग्नीशियम रिबन है?
मैग्नीशियम रिबन जैसा है वो सेम नहीं ना, वो तो उससे डिफरेंट है ना। पहले तो एक मैग्नीशियम रिबन था, अब सिर्फ आपको वहाँ पे ऐश दिख रही है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे जो चेंज हुआ है इसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे मैग्नीशियम था, हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हमने इसको बर्न किया है तो ये अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या सब्सटेंस था हमारे पास, मैग्नीशियम। अब ये जब हमने इसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तभी क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। अभी मैग्नीशियम नहीं रहा ना, अब यहाँ पे न्यू सब्सटेंस को फॉर्मेशन हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है, मतलब इसको हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही ये इस वे से लिखी हुई है कि हम इसको यहाँ पे बैलेंस करें। कोलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि अब आपने क्या करना है, इस ऐश को कोलेक्ट करना है एंड इसको थोड़ी सी पानी के साथ मिक्स करना है। स्टीयर द मिक्सचर वेल। अब आपने जो आपके पास सॉल्यूशन बना है, जो आपने वहाँ से राख इकट्ठी की है और आपने इसमें वाटर डाल के इसको मिक्स करने की कोशिश की, जब आपके पास सॉल्यूशन बना है इसको आपने अच्छे से मतलब मिक्स करना है, स्टीयर करना है। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर से। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब आपने बताना है कि जो जो मिक्सचर है क्या उससे रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में चेंज हुआ, या डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, या जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्यूज सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। अब आपने हमें ये बताना है कि जो आपका एसिडिक, आपका जो सॉल्यूशन बना है वो एसिडिक है या बेसिक है। ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। जब हम ऐश को वाटर में मतलब डिजॉल्व करते हैं, it forms a new substance, ये new substance का formation करता है। this change can be written in the following form of following equation। देखो जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वह बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब हमारे पास क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब हमारे पास जो ऐश है वो अब क्या है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। अब जब हम इसको वाटर में अब दोबारा से सॉल्यूशन बना रहे हैं, जब हम इसको वाटर में ऐड किए तो ये अब फिर चेंज होके अब क्या बन चुका है, ये अब ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर, जैसे ही हमने वाटर को ऐश में डिजॉल्व किया है, इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। अब ये न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, जैसे जैसे पहले हमने मैग्नीशियम को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमारे पास जो ये ऐश है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब हमने इसको वाटर के साथ मिक्स किया तो ये क्या बन जाता है, अब ये सॉल्यूशन बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर फॉर्म, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक टाइप का बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस। इसलिए जो आप ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये एक न्यू सब्सटेंस है फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम को बर्न करने पे बना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। एंड जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी एक न्यू सब्सटेंस है, जो कि जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि हमारे पास ऐश थी, जब हमने उसको वाटर के साथ मिक्स किया तो हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, next is activity 5.7 to be demonstrated by the teacher। वैसे भी dissolve about a teaspoonful of copper sulfate, blue vitriol और नीला तोता in the about half of a cup of water in a glass tumbler or a beaker। आपके पास एक्टिविटी 5.7 है, इसमें आपने क्या करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आपने क्या लेना है, एक टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में आपने पानी डालना है, पानी देखिए वाटर डालना है। ठीक है, अब आपने उसके अंदर एक टी स्पून, देखिए जैसा एक टी स्पून होता है, एक छोटा सा चम्मच आपने उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का डालना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, या तो ब्लू विट्रॉयल भी बोलते हैं या इसको, या फिर नीला थोथा बोलते हैं। ठीक है, एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। अब आपने इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डालनी है सल्फ्यूरिक एसिड की।
यू शुड गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन। अब आपको एक क्या मिलेगा, ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बोतल। अब आपने क्या करना है, जो आपने सैंपल बनाया ना उसमें से थोड़ा आपने अब आपने इसको क्या करना है, 2 बीकर्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। ड्रॉप अ नील और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। में आपने क्या करना है, जो आपने 2 बीकर्स में सॉल्यूशन बनाया उसमें से एक बीकर के सॉल्यूशन को तो आपने एज इट इज रहने देना है ब्लू कलर का, एंड जो दूसरा आपके पास बीकर था ब्लू कलर का उसमें आपने या तो शेविंग ब्लेड, मतलब जो शेविंग ब्लेड है या कोई नेल है उसको उसमें डालना है। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो। अब आपने मतलब कि कम से कम हाफ एन आवर वेट करनी है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपने सॉल्यूशन के कलर को ऑब्जर्व करना है। कंपेयर इट विद कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेट सेपरेटली। जो आपने ये अलग से सेट किया हुआ कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है इसको आप क्या बोलोगे, सैंपल सॉल्यूशन। ओके, अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे ही आपने इसके अंदर जैसे ही आयरन सल्फेट, जैसे ही आपने इसके अंदर आयरन डाला है, मतलब कि आयरन ब्लेड डाला है, शेविंग मशीन का शेविंग आयरन डाला है, शेविंग ब्लेड डाला है, तो उसका क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद कलर चेंज हो गया है ना। आप देख रहे हो ना, आपने ऐसे कलर का डाला था और ये इसके ऊपर ऐसे कलर की कोटिंग हो गई, ठीक है। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन। आपको जो सोल्यूशन है उसके कलर में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ऑब्वियसली दिखाई दे रहे हैं। जिसमें हमने आयरन ब्लेड डाला है उसका जो कलर है वो ग्रीनिश कलर हो गया है। टेक आउट द नेल और द ब्लेड। और अब आपने बाहर इसको ब्लेड को भी निकाल के देखना है। हैज इट चेंज्ड इन एनी वे, क्या इसमें भी कुछ चेंजेस आए हुए हैं? यस, इसमें भी चेंज आया हुआ है। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। यहाँ पे जो आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं वो किसकी वजह से नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन हुई है कॉपर सल्फेट एंड आयरन के बीच में। आपने इसके अंदर आयरन नेल डाला ना, आयरन ब्लेड डाला आपने इसके अंदर, यहाँ पे जो आपने आयरन ब्लेड डाला इसके बीच में एंड कॉपर सल्फेट के बीच में यहाँ पे रिएक्शन हुई है। The changed color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance। जो आपके solution के कलर में चेंज आया है ब्लू टू ग्रीन, ये किसकी वजह से आया है, यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज आयरन सल्फेट, जो कि एक न्यू सब्सटेंस है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। एंड जो ब्राउन कलर की डेपोजिशन जो हुई है आयरन की नेल पे या आयरन ब्लेड पे, वो किसकी वजह से हुई है, कॉपर की वजह से हुई है, जो कि एक अनदर न्यू सब्सटेंस बने। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, ठीक है, जैसे आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला था जो कि ब्लू कलर का था, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने क्या डाला था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला था जो कि ब्लू कलर का था। फिर आपने उसके अंदर आयरन आयरन क्या डाला आपने, यहाँ पे आयरन ब्लेड डाला है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास एक न्यू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, ये जो आपके पास सॉल्यूशन है, पहले तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, अभी क्या बन गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनने की वजह से यहाँ पे कलर में चेंज हो गया। जब ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना तो ये ग्रीनिश कलर का हो गया। एंड जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था वो जाके आपके आपकी ब्लेड के ऊपर डिपॉजिट हो गया, उसकी वजह से आपका जो ब्लेड था वो ब्राउन कलर का हो गया। ओके, समझ आए आपको? Next is activity 5.8. Take about a teaspoonful of vinegar in a test tube. अब आपने क्या करना है, एक teaspoonful of vinegar लेना है टेस्ट ट्यूब में, and a pinch of baking soda to it. अब आपने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करना है। You would hear a hissing sound and see bubbles of gas coming out. अब आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होएगी एंड आपको यहाँ से दिखाई देगा कि यहाँ से बाहर गैस का भी फॉर्मेशन हो रहा है। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब आपने जो यहाँ से गैस प्रोड्यूस हुई है इस गैस को अब आपने एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से पास कराना। व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्टिविटी 5.8 में आपने थोड़ा सा विनेगर लेना है टेस्ट ट्यूब में, इसके अंदर आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स करना है, ठीक है। आपको जब आप ऐसा मिक्स करोगे तो आपको एक हिसिंग साउंड भी सुनाई देगी और आपको यहाँ पे बबल्स ऑफ गैस भी दिखाई देंगे, बबल्स ऑफ गैस पास होंगे। एंड जो बबल्स ऑफ गैस जो यहाँ पे बनी है उसको आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से पास कराना है।
द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। जो विनेगर था एंड जब हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं बेकिंग सोडा को, ठीक है। तो इससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और कुछ सब्सटेंस का फॉर्मेशन। जैसे ही आपने विनेगर एंड बेकिंग सोडा में रिएक्शन कराई तो इससे आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी एंड कुछ सब्सटेंस का फॉर्मेशन। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। अब उसके बाद आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी एंड आपने उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस है ना, अब इसको गैस को आपने लाइम वाटर से पास कराना है तो उसकी रिएक्शन ऐसे आगे गिवन है आपके पास। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने आपके पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इधर से, ये देखिए आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ। जैसे ये विनेगर था, बेकिंग सोडा ऐड था इसमें, तो इससे क्या हुआ, एक तो आपके पास इस टाइप की साउंड प्रोड्यूस होगी, ऊपर से आपके पास गैस का फॉर्मेशन होगा। आपके पास जो गैस थी वो आपने क्या किया, यहाँ से पाइप की हेल्प से, ट्यूब की हेल्प से आपने क्या किया, इसमें कलेक्ट करके दूसरे बीकर में सेंड कर दी, दूसरी टेस्ट ट्यूब में सेंड कर दी। तो आपकी गैस कौन सी बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास इस बीकर में आ गई है, इस बीकर में और क्या ऐड था, लाइम वाटर था। अब यहाँ पे रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर के बीच में। जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर के बीच में रिएक्शन होती है तो आपके पास किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं लाइम वाटर से तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। जब लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही थी। यू विल यूज इट इन चैप्टर 6 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। इससे आपको ये भी पता चलेगा चैप्टर 6 में कि जो जिस एयर हम ब्रीथ करते हैं वो किस में रिच होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इन एक्टिविटी आपको, अब मैंने जितनी भी एक्टिविटीज़ कराई हैं, एक्टिविटी 5.6, अब मैं आपको यहाँ से दोबारा से एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। जितने भी हमने एक्टिविटीज़ की, एक्टिविटी 5.6 यहाँ पे क्या हो रहा था, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे थे तो उससे आपको ऐश का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था। जो ऐश थी वो एक्चुअली था क्या, जो ऐश से आपके पास वो क्या था, ऑक्साइड था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, जो कि एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन था। अब इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हैं तो इससे क्या बन जाता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो ये सब्सटेंस बने मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर जो बाद में हमने इसको मतलब कि वो किया, बाद में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। तो ये क्या हो रहा है, जब हमने यहाँ पे कुछ रिएक्शन की तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से ना ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से आपको रिबन, मैग्नीशियम रिबन वापस नहीं मिलने वाला। यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस हुआ है। पहले जो केमिकल मैग्नीशियम था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो चुका है। ओके, सेम थिंग हेयर। जब हमने यहाँ पे पहले हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, ओके, जैसे ही हमने इसके अंदर ब्लेड डाला, आयरन ब्लेड जब हमने इसके अंदर डिप किया तो आयरन ब्लेड की वजह से, ये आयरन ब्लेड था तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जगह क्या बन गया, आपके पास आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया, जो कि ग्रीनिश कलर का था। पहले आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, अब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में चेंज आ गया, पहले कॉपर था अब आयरन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन। पहले तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आपके पास एक केमिकल चेंज हुआ है। एंड ये जो आपके पास आयरन ब्लेड है इस पर किसकी कवरिंग हो गई है, कोटिंग हुई है कॉपर की। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, जैसे ही विनेगर एंड बेकिंग सोडा को आपस में ऐड किया तो उससे क्या हुआ, आपके पास विनेगर एंड बेकिंग सोडा की प्रेजेंस में आपके पास यहाँ पे एक तो हिस साउंड का प्रोडक्शन हुआ, साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो पहले तो विनेगर प्लस बेकिंग सोडा था, अब आपके पास उससे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है या कुछ और सब्सटेंस भी बनेगा। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसको आपने लाइम वाटर से पास कराया तो जो लाइम वाटर था वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ दोबारा से रिपीट करके, कि जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें कुछ ना कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है एंड आपको यहाँ पे किसी टाइप की स्मेल का भी प्रोडक्शन होता है किसी टाइप की, या किसी टाइप की साउंड वगैरह प्रोड्यूस होती है। ओके,
In activity 5.6 to 5.8, you saw that in each change one or more new substance were formed. ये जितनी भी एक्टिविटीज मैंने आपको दिखाई 5.6, 5.7, 5.8, इन सब में किसी न किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है. 5.6 में the ash was the new substance formed when magnesium was burnt in air. यहाँ पे 5.6 में क्या हुआ, ऐश का जो फॉर्मेशन हुआ था वो एक न्यू सब्सटेंस था. क्या था वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, वो जब हमने मैग्नीशियम लीवर को बर्न किया. इन एक्टिविटी 5.7, the reaction of copper sulfate with iron produced from sulfate and copper, produced iron sulfate and copper. जब हमने यहाँ पे 5.7 में कॉपर सल्फेट विद आयरन ठीक रिएक्शन किया तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, आयरन सल्फेट. कॉपर सल्फेट की जगह क्या हो गया, आयरन सल्फेट एंड कॉपर. बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस. कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन. जो कॉपर था वो काफी डिपॉजिट हो गया आपके शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन पे. इन एक्टिविटी 5.8, जैसे ही आपने विनेगर एंड बेकिंग सोडा को मिक्स किया तो उन्होंने टुगेदर मिलके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड. एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसने क्या किया, लाइम को मिल्की वाटर में कन्वर्ट कर दिया. कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? Okay, a change in which one or more new substance are formed is called a chemical change. जिस चेंज में किसी ना किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज. अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. एंड इसी केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं. केमिकल चेंज में क्या होता है, आपके किसी ना किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ. एंड जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं हमारी लाइफ के लिए. All new substances are formed as a result of chemical change. For example, digestion of food in our body. जैसे हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है तो वहाँ पे भी क्या होता है, केमिकल चेंजेस किए जाते हैं. फ्रूट्स की राइपनिंग होना, इसमें भी केमिकल चेंजेस होते हैं. ग्रेप्स को फर्मेंट करना, उसमें भी केमिकल चेंज होते हैं. हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस. यहाँ पे बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं तो उसी से ये सब जो प्रोसेसेस है कंप्लीट होती है. मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन. एंड जो हम मेडिसिन लेते हैं वो भी केमिकल रिएक्शंस का एक प्रोडक्ट होता है. यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस. जितना भी हमारे प्लास्टिक्स है, जितने भी हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं घर पे, वो सभी किससे बनते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बाद बनते हैं. इंडियन एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस. यहाँ तक कि हम जितने भी डिस्कवरीज वगैरह कर रहे हैं आजकल वो सभी केमिकल चेंजेस के बाद ही हो पाती हैं. वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज. In addition to new product, the following may accompany a chemical change. केमिकल चेंज में हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन तो हो ही रहा है जब केमिकल चेंज हो रहा है. इसके साथ ही क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ और केमिकल चेंजेस भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशंस में भी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब. क्या हो सकता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हीट, लाइट या फिर कोई रेडिएशन भी यहाँ पे निकल सकती है उस टाइम. साउंड में भी प्रोड्यूस, किसी भी टाइप की साउंड वगैरह प्रोड्यूस हो सकती हैं. चेंज इन स्मेल, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस टाइम, केमिकल रिएक्शंस के टाइम क्या होता है कि किसी टाइप की स्मेल वगैरह भी, मतलब कि फॉर्म, किसी टाइप की स्मेल वगैरह भी प्रोड्यूस हो सकती है. कलर चेंज में टेक प्लेस, किसी में किसी सब रिएक्शन में क्या होता है कि कलर में चेंज आ जाता है. गैस में भी फॉर्म, किसी रिएक्शन में क्या होता है, गैस का फॉर्मेशन होने लग जाता है. Let us look at some examples. You saw that burning of magnesium label is a chemical change. जब आपने देखा कि जब हम मैग्नीशियम लेवल को बर्न करें तो क्या है, एक केमिकल चेंज है. बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. जैसे या हम कॉल को बर्न करते हैं या वुड को या फिर लीव्स को हम बर्न करते हैं तो वो सब भी क्या है, केमिकल चेंज है. इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज. इनफैक्ट हम जिस भी चीज़ को बर्न करते हैं तो वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है. बर्निंग इज ऑलवेज accompanied बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट. क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसमें हीट का प्रोडक्शन होता है. एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज. मतलब कि जैसे ही हम फायरवर्क्स, क्रैकर्स को जैसे हम चलाते हैं तो वो भी केमिकल चेंज है. यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लेजेंट गैसेस दैट पोल्यूट एंड एटमॉस्फेयर. ओके, आपको पता है कि जैसे ही हम मतलब कि अपने फायर क्रैकर्स वगैरह चलाते हैं तो उससे हमारे पास हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है एंड आपको फाउल स्मेल भी आती है वहाँ से, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है. दैट्स वाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स. इसे आपको एडवाइस किया जाता है कभी फायरवर्क्स के साथ प्ले नहीं करना
जाएंगे. When food gets spoiled, it produces a foul smell. जैसे ही फूड भी स्पॉइल हो जाता है तो उससे एक टाइप की फॉल स्मेल आनी शुरू हो जाती है, गंदी टाइप की स्मेल आनी शुरू हो जाती है. शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज? क्या हमें इसे भी केमिकल चेंज करना चाहिए? ऑफ कोर्स ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज ही है. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर अ ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली. जो एप्पल होता है, अगर हम उसको एक साथ ही मतलब कि एक कटिंग करने के बाद एकदम से कंज्यूम ना करें तो उस पर क्या होता है, ब्राउन कलर की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है. इफ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम. अगर आपने नहीं नोटिस किया तो आप नोटिस कर सकते हो. आपने क्या करना है, एप्पल की एक स्लाइस को कट करना है एंड इसको कुछ टाइम के लिए रखना है. रिपीट द सेम एक्टिविटी विद स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल. ऐसी एक्टिविटी आप पोटैटो या ब्रिंजल के साथ भी कर सकते हैं. द चेंज ऑफ कलर इन दिस केस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. यहाँ पे जो चेंज आ रहा है कलर में, वो एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन की वजह से आ रहा है. क्या ये सब चेंजेस केमिकल चेंजेस नहीं है? ऑफ कोर्स ये केमिकल चेंजेस हैं. जब यहाँ पे जो पोटैटो, ब्रिंजल या एप्पल के जो कलर में चेंज आ रहा है वो किसी केमिकल, किसी न्यू सब्सटेंस की वजह से हो रहा है, किसी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन की वजह से. तो ऑफ कोर्स ये एक टाइप का केमिकल चेंज है. ओके, नेक्स्ट इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड. यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर. आपने पढ़ा होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस व्हिच कम फ्रॉम द सन. जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशंस से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस से जो कि सन से आती हैं. ओजोन एब्जॉर्ब दीज रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन. जो ओजोन लेयर होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करके इनको कन्वर्ट कर देती है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है ना. ऑक्सीजन को तो हम यूज करते हैं ना. कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इज अ केमिकल चेंज? क्या हम इसे केमिकल चेंज कह सकते हैं? ऑफ कोर्स ये केमिकल चेंज है. इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स. तो ये हमें हार्म कर सकती है ना. हमें हार्म करेगी, हमारे सरफेस पे पहुंचेगी, अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगी एंड हमारी हमारी लाइफ को भी और अदर्स जो एनिमल्स वगैरह हैं, प्लांट्स हैं, उनको भी हार्म करती है. ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन. जो ओजोन होती है ये एक टाइप की नेचुरल शील्ड होती है इन रेडिएशंस के अगेंस्ट जो कि सन प्रोड्यूस करता है. आपको इसमें क्या समझ आया कि हमारा जो सन होता है वो कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को मतलब कि प्रोड्यूस करता है. ठीक है, जो हमें सन से मिलती है. उस हमारी एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एक ओजोन की कवरिंग होती है. वो क्या करती है, ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है. जो हमारी सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है एंड उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को वो ऑक्सीजन में चेंज कर देती है. एंड ऑक्सीजन तो हमारे लिए हार्मफुल है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन को तो हम अपनी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं ना, इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन का. तो ओके, we learned in chapter 1 that plants produce their food by a process called photosynthesis. Okay, हमने अपने चैप्टर 1 में भी रीड किए हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना, अपना फूड वो खुद बनाते हैं. एंड खाना बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं प्लांट्स के द्वारा? इट्स फोटोसिंथेसिस. ओके, कैन बी कॉल फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंज? तो क्या हम फोटोसिंथेसिस को भी मतलब केमिकल चेंज कह सकते हैं? इज इट अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज? पहली सैड दैट इवन डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज. एंड पहली हमें रिमाइंड कराना चाहती है कि जो हमारा ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेशन होता है फूड का, वो भी एक टाइप का केमिकल चेंज है. देन ऑफ कोर्स we can say that now photosynthesis is also a type of chemical change. Next is rusting of iron. मैंने आपको बताया था पहले भी कि आयरन पे क्या होता है, रस्टिंग होना शुरू हो जाता है. रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग आयरन के ऊपर एक एक ब्राउन कलर की डेपोजिशन होना, कोटिंग होना शुरू हो जाता है.
रस्टिंग में क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि जो हमारे लोहे से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनके ऊपर एक ब्राउन कलर की मतलब कि कवरिंग होना शुरू हो जाता है, उसी को हम बोल देते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। अब हम दोबारा से रस्टिंग के बारे में ही पढ़ते हैं। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय दैम। मतलब कि एक टाइप का चेंज है आयरन आर्टिकल्स में, जो मतलब कि लोहे से बने होते हैं आर्टिकल्स, जो लोहे से बनी होती है चीज़ें, एंड ये क्या करता है उनको स्लोली डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब जो रस्टिंग होता है ये आयरन आर्टिकल्स पे, मतलब कि जो लोहे से बनी होती हैं जो चीज़ें उन पे एक टाइप का इफेक्ट डालता है एंड उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है लोहे की चीज़ों को। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, बॉडीज, ट्रक्स, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। जैसे कि हम आपको पता है कि आयरन को हम बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रिड्स बनाने में, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, बॉडीज बनाने में, और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं ऐसे। द मॉन्ट्री लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रस्टिंग होती है आयरन की, जो आयरन की रस्टिंग होती है उसकी वजह से इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोइंग इक्वेशन। अगर हम इसे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे होगा कि आयरन था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एंड ऑक्सीजन हमें कहाँ मिला, एयर ओपन में रखा हुआ है हमने आयरन, तो हमारे ओपन में हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट रहती ही है, एंड वहाँ पे वाटर भी मिल जाएगा आयरन को। वाटर कैसे मिलेगा, जो ह्यूमिडिटी होती है हमारे इन्वायरमेंट में उससे, तो ये क्या बन जाता है, आयरन को ये रस्टिंग कर देता है। रस्टिंग आयरन, जो रस्टिंग आयरन होता है वो क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज Fe2O3 में। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर या फिर वाटर वेपर इज इसेंशियल। मतलब कि जो रस्टिंग की प्रोसेस है आयरन पे रस्टिंग होने के लिए उसको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, एक तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए रस्टिंग के लिए, एंड सेकेंडली इज उसको वाटर मिलना चाहिए, या तो वाटर उसको डायरेक्टली मिल जाए जैसे बारिश वगैरह, रेन वगैरह आ जाती है, या फिर क्या हो सकता है कि जो वाटर होता है वो वाटर वेपर की प्रेजेंट में हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting become faster. अगर हमारा मतलब कि जो एयर है अगर उसमें मॉइस्चराइजिंग ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा, जो हमारी एयर है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होगी, एंड जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, फास्टर हो जाती है। ऐसा कब होता है, जिन दिनों में बारिश होती है ना, बारिश के बाद जो हमारी एयर होती है वो ह्यूमिड हो जाती है, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो भी बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। तो अभी हमें ये सोचना है कि हम रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आयरन आर्टिकल्स को। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बहुत। तो हमारा मेन पर्पस क्या रहना चाहिए कि जो हमारे आयरन से बनी हुई चीज़ें हैं हमने उसे किससे बचाना है कि ना तो उसको ऑक्सीजन अवेलेबल हो पाए और ना ही उसको वाटर मिल पाए, मतलब कि उसको दोनों ही चीज़ें ना मिले। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक सिंपल वे क्या होता है, आयरन की चीज़ों को मतलब कि ऑक्सीजन और वाटर ना मिले जिससे, एक तो होता है कि हम ना आयरन की चीज़ों पे पेंट या ग्रीन्स अप्लाई कर देते हैं। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को, मतलब कि ग्रीस को या पेंट को हम उसमें रेगुलरली भी अप्लाई कर सकते हैं आयरन की चीज़ों पे कि जिससे रस्टिंग ना हो। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। एक वे और होता है रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, हमारे पास कुछ मेटल्स होती हैं जैसे क्रोमियम और जिंक, उसकी भी हम डेपोजिशन कर सकते हैं आयरन पे, मतलब कि उसकी भी हम कोटिंग कर सकते हैं आयरन की मटेरियल पे, ठीक है। हम रस्टिंग ऑफ आयरन से, आयरन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि मतलब या तो हम आयरन के आर्टिकल्स पे पेंट या ग्रीस कर दें, या फिर आयरन के आर्टिकल्स पे हम क्या कर सकते हैं क्रोमियम और जिंक जैसी मेटल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, oh that's why my friend Rita is always complaining about iron articles rusting so fast. She lives near the coast. इसका मतलब वो क्या कहती है, ओ मतलब कि वो क्या कहती है, हम पहेली क्या कहती है कि ओ मेरी जो फ्रेंड है रीटा, इसलिए वो ऑलवेज कंप्लेन करती रहती है कि उसके आसपास, वो कोस्टल एरिया में रहती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रस्टिंग होती है, बहुत जल्दी होती है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन।
जब हम मतलब कि आयरन के आर्टिकल्स पे जिंक मेटल की लेयर का डिपोजिशन करते हैं, जिंक मेटल को वहाँ पे मतलब कि कोट को अप्लाई करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। मीन्स जब हम आयरन आर्टिकल्स पे जिंक की लेयर की कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक मेटल की कोटिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो हमारे घरों में पानी लाते हैं ना पाइप, जो देखिए जिन पाइप्स की हेल्प से हमारे घरों में पानी आता है, उन पे भी गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, मीन्स जिंक की कोटिंग की जाती है। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। और आपको पता होगा कि जो हमारी शिप्स वगैरह होती हैं वो भी आयरन से बनी होती है, और जो शिप होती है उसको तो काम भी वाटर में ही रहना होता है। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लीनिंग टू द शिप आउटर सर्फेस। और जो वाटर से ऊपर वाला पोर्शन होता है जो शिप का, वहाँ पे भी वाटर मतलब कि इजिली सर्फेस पे अप्लाई हो सकता है, अवेलेबल हो सकता है। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट्स। और इससे भी ज़्यादा क्या कि जो सी का वाटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा साल्ट्स भी अवेलेबल होती हैं। द साल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। कि जो सॉल्टी वाटर होता है ना उसमें रस्टिंग की प्रोसेस और भी ज़्यादा तेजी से होना शुरू हो जाती है। देयरफॉर शिप्स सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। ठीक है, इसीलिए कि जो शिप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज मतलब कि डैमेज होता है शिप्स में रस्टिंग की वजह से। मतलब कि चाहे उनमें पेंट भी किया हो फिर भी उनमें रस्टिंग की प्रोसेस बहुत जल्दी होती है, क्योंकि वो ऑलवेज पानी में ही रहती है। ठीक है, इसलिए सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। इसीलिए क्या होता है कि हर एक साल मतलब कि ईयर टू ईयर जो शिप्स की आयरन होती है उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। कैन यू इमेजिन द मॉनिटरी लॉस टू द वर्ल्ड? क्या आप मतलब कि रस्टिंग की वजह से कि लॉस को मतलब कि समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा लॉस होता है रस्टिंग की वजह से। अब ये एक पॉइंट रह गया था बीच में। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। इट डज नॉट रस्ट। जो स्टेनलेस स्टील होती है वो किससे बनी होती है? उसमें आयरन के साथ क्या क्या मिक्स किया जाता है? कार्बन को मिक्स किया जाता है और कुछ मेटल्स को, जैसे क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज, इनको वहाँ पे मिक्स करके स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। एंड स्टेनलेस स्टील को बनाने का प्रॉफिट क्या आता है? इसमें रस्टिंग नहीं होती कभी भी, इट डज नॉट रस्ट, इसमें कभी भी रस्टिंग नहीं होती। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। In class 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water। मतलब आपने 6th क्लास में पढ़ा है ना कि हम सॉल्ट को मतलब कि सॉल्ट हमें मिल सकता है अगर सी का जो वाटर है वो इवेपोरेट कर जाता है। सी में से अगर वाटर इवेपोरेट कर जाए तो वहाँ पे हम सॉल्ट अवेलेबल करा लेते हैं। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। बट जो सॉल्ट हमें इस वे से मिलता है मतलब कि ऐसे सी में वाटर का इवेपोरेशन होने के बाद हमें जो सॉल्ट मिलता है एक तो वो बिल्कुल प्योर नहीं होता, नॉट प्योर एट ऑल। एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी, एंड जो उसकी शेप होती है क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो उसकी क्रिस्टल शेप होती है वो भी हमें क्लियरली नहीं मिलती। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस However, large crystals of pure substances can be formed from their solutions. The process is called crystallization. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। एक इसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, जो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ना उनके हमें लार्ज क्रिस्टल्स मिल सकते हैं उनके सॉल्यूशन से, अगर हमारे पास कोई भी प्योर सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर उसमें हम वाटर को इवेपोरेट कर दें, अगर हमारे पास प्योर सॉल्यूशन है एंड उसमें से हमने वाटर को इवेपोरेट कर दिया तो हमें वहाँ से मतलब कि एक लार्ज शेप के, लार्ज एंड वेल मैनर्ड शेप के क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। एंड ये किसका एग्जाम्पल है? एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ये फिजिकल चेंज का। आपने याद रखना है कि जो गैल्वेनाइजेशन है ये केमिकल चेंज में आता है एंड जो क्रिस्टलाइजेशन होता है ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि आपके सिर्फ क्या किया जा रहा है? वाटर को इवेपोरेट किया जा रहा है एंड आपके पास जो लास्ट में साल्ट आ जाएगा उससे साल्ट्स के यहाँ पे क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। आपने एक्टिविटी 5.9 करनी है। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपने क्या करना है? आपने बीकर में पानी लेना एंड उसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है।
कुछ ड्रॉप्स उसके। हीट एंड वाटर, हीट द वाटर, अब अपने इसको हीट करना शुरू कर दें। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टीयरिंग कॉन्टिन्यूसली। अब जब आप पानी को हीट करना शुरू कर दिया ना, अभी बॉईल होना शुरू कर दिया, अब उसके बाद आपने इसमें क्या ऐड करना है, कॉपर सल्फेट के पाउडर को स्लोली स्लोली ऐड करना है एंड उसको हिलाते रहना, बार बार स्टीयर करते रहना कॉन्टिन्यूसली। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व। हमने तब तक उसमें मतलब कि कॉपर सल्फेट को ऐड करते रहना है जब तक हमें ये नहीं दिखेगा उसमें किससे ज़्यादा इसमें पाउडर और नहीं डिजोल्व हो सकता। फिल्टर द सॉल्यूशन, अब हमने सॉल्यूशन को फिल्टर करना है। अलाउ इट टू कूल, अब हमने वेट करना है कि जब तक वो ठंडा नहीं होता। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, जब वो ठंडा हो रहा है उस टाइम हमने इसको छेड़ना नहीं है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, एंड कुछ टाइम के बाद आप सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको वहाँ पे क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट नजर आएंगे। इफ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, अगर ऐसा नहीं हुआ तो थोड़ा टाइम और वेट करो। अब आपको ये एक्टिविटी समझ आई। यहाँ पे क्या था, आपने क्या लेना है, मैं आपको एक बार दोबारा फिर रिपीट करती हूँ। आपने एक बीकर लेना है, बीकर में आपने पानी लेना है, आपने उसके अंदर कुछ एक ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालने। डाइल्यूट का मतलब समझते हो ना कि उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर ऐड होना चाहिए, कि जैसे 30% सल्फ्यूरिक एसिड तो 70% वाटर होता है उसमें, मतलब कि ऐसे बनाया जाता है उसको। ठीक है, उसके बाद हमने इसको क्या करना है, हीट करना है हमने इसको, हीट करना है हमने इसको। ठीक है, जब ये बॉयल होना, जब ये मतलब कि उबलना शुरू हो जाएगा, तब हमने इसके अंदर कॉपर सल्फेट को पाउडरी फॉर्म में स्लोली स्लोली ऐड करना है एंड इसको हमने कॉन्टिन्यूसली हिलाते रहना है, स्टीयर करते रहना है। ठीक है, हमने इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर को तब तक ऐड करना है जब तक हमें यहाँ पर ये डिजोल्व होता नजर आ रहा है। जब तक ये डिजोल्व होता रहेगा तब तक हमने इसको ऐड करते जाना। जब हमें लगेगा अब इससे ज़्यादा क्वांटिटी ये डिजोल्व नहीं कर पा रहा, तब हमने स्टॉप कर देना है। उसके बाद हमने सोल्यूशन को फिल्टर करना है। उसके बाद हमने इसको कूल होने के लिए रख देना है। हमने इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, हिलाना नहीं है। और जब आप एट द एंड इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बने हुए नजर आएंगे। ओके, you have learned about physical and chemical changes. Try to identify changes that you observe around you as physical or chemical changes. Okay, now आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ भी क्वायरीज है, आपको कोई भी बात समझ नहीं आई, यू कैन message me in the, you can comment me in the comment box. Okay, I will really help you. I will always be with you for helping you guys. Okay, इसमें आपको कीवर्ड्स गिवन है। यहाँ पे कुछ केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, फिजिकल चेंज क्या है, रस्टिंग क्या है। ठीक है, केमिकल चेंज क्या होता है मेनली, वैसे अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, अब केमिकल चेंज में क्या होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ जब चेंज होता है तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। हम केमिकल चेंज में मेनली हम क्या मानते हैं कि केमिकल चेंज के टाइम कुछ ना कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ओके, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो मतलब केमिकल चेंज के टाइम रिएक्शन होती है उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होना। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे हमने क्रिस्टलाइजेशन, वैसे कैसी प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक फिजिकल चेंज है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक फिजिकल चेंज है। एंड गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक की कोटिंग करते हैं। इज इफ आई एम करेक्ट, गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन पे, है ना। मतलब इसमें क्या करता है, डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल्स इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस में सिर्फ किसी भी मटेरियल के, किसी भी उसमें सब्सटेंस के जब उसके साइज शेप, जब उसके साइज शेप या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो हम उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। ओके, रस्टिंग, रस्टिंग में क्या होता है, डेपोजिशन ऑफ, डेपोजिशन ऑफ कोटिंग, डेपोजिशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन आर्टिकल्स जब होती है तो हम उसे रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग क्या होता है, मेनली डेपोजिशन ऑफ, डेपोजिशन ऑफ कोटिंग, डेपोजिशन ऑफ ब्राउनिश कोटिंग ऑन आयरन आर्टिकल्स नोन एज रस्टिंग। ठीक है,
what you have learned is right here change can be of two types, physical and chemical change. Physical change are change in the physical properties of substances. यहाँ पे no new substance are found in this change. This change may be reversible. और आपके जो physical changes होते हैं ये reversible होते हैं, may be reversible. In chemical change new substance are produced. Chemical change में new substance का always formation होता है. Some substances can be obtained in pure state from their solution by crystallization. Crystallization की process से हम कुछ एक सब्सटेंस को उनके प्योर फॉर्म में, मतलब कि प्योर प्योर फॉर्म में उनको ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, ये आपके पास एक्सरसाइज गिवन है. इफ यू यू हैव टू ट्राई टू कवर इट. इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एज वेल. ओके, आई विल प्रोवाइड यू विद माई कॉन्टेक्ट नंबर. थैंक यू क्लास.